नमस्कार, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी पेपर फर्स्ट की सेकंड क्लासेस है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यूजीसी नेट की क्लासेस स्टार्ट किए हैं, तो हम लोग पहले पेपर फर्स्ट एक और आपकी क्लास पहले भी चल चुकी है। उसमें आप लोगों को टीचिंग क्या होता है और टीचिंग के लेवल क्या है और टीचिंग की फेसेस क्या है, ये तीनों चीजों को आप लोगों को डीपली बता दिया गया है। आज हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षण के प्रकार। देखिए, शिक्षण के जो प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णनात्मक शिक्षण, दूसरा होता है आपका निदानात्मक शिक्षण, तीसरा होता है उपचारात्मक शिक्षण, चौथा होता है औपचारिक शिक्षण, इसी को हम लोग फॉर्मल टीचिंग भी बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका अनौपचारिक शिक्षण, जिसको इनफॉर्मल टीचिंग भी बोलते हैं। और एक आपका होता है निरौपचारिक शिक्षण, जिसको नॉन फॉर्मल टीचिंग भी बोलते हैं। तो इसको आज हम लोग डीपली पूरा पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णनात्मक शिक्षण क्या होता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब शिक्षक विभिन्न छोटे छोटे तथ्यों को संकेंद्रित करता है, मतलब छोटे छोटे तथ्यों को एकत्रित करता है और उसके प्रत्येक तथ्यों को स्पष्ट करके शिक्षण की समस्या का समाधान करता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णनात्मक शिक्षण कहते हैं। देखिए, इसमें शिक्षक करता क्या है कि कोई भी टॉपिक लेता है, उस टॉपिक को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेता है। एक लंबा टॉपिक लिया, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया। जैसे आप लोग को हिंदी पढ़ाया जाता होगा बचपन में, तो उस समय क्या करते होंगे कि कोई एक पैसेज को लिया, उसको टीचर ने समझाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैसेज पे पढ़ते हैं, फिर उसको समझाया, तो वही आपका क्या हो गया, एक तरह से वो आपका वर्णनात्मक शिक्षण हो गया। इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न तथ्यों की व्याख्या की जाती है। एक एक पॉइंट लेके उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाता है, जिसके माध्यम से आपके शिक्षण में जो भी समस्याएं होती हैं उसका क्या करते हैं, हम लोग समाधान करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, दूसरा आपका निदानात्मक शिक्षण। सेकंड आपका क्या है, निदानात्मक शिक्षण। शिक्षण की प्रक्रिया में समस्या के समाधान के लिए जब शिक्षक को समस्या के कारणों की पूरी जानकारी हो जाती है, जिसमें शिक्षक समस्या का समाधान अति शीघ्र कर सकता है, मतलब समस्या आई और उसका समाधान तुरंत हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षण। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, आपको कोई समस्या आई, आपको हो सकता है कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या कोई चीज ऐसी हो जो समझ में नहीं आया हो, तो आप उस समय क्या करोगे, शिक्षक से तुरंत उस चीज को पूछे। शिक्षक ने उसको तुरंत रिप्लाई किया, तो वो आपका क्या हो गया, निदानात्मक शिक्षण हो गया। तुरंत आपके सामने समस्या आई और तुरंत उसका समाधान हो गया। ये आपका हो गया निदानात्मक शिक्षण। और एक आपका होता है उपचारात्मक शिक्षण। ये आप लोगों को लगेगा दोनों चीज एक ही है, लेकिन इसको मैं आगे आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके भी समझाऊंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या है कि शिक्षण की प्रक्रिया में किसी शिक्षण समस्या के समाधान करने के लिए शिक्षक जब विभिन्न तथ्यों के द्वारा छोटे छोटे रूपों में धीरे धीरे करके किसी समस्या का समाधान करता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में बांटा और उस समस्या का फिर से समाधान किया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। इसमें क्या होगा कि आपके सामने कोई समस्या आई, तो समस्या को ऐसा नहीं है कि तुरंत हो सकता है कि वो समस्या बड़ी हो तो तुरंत उसका समाधान नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या करेंगे, शिक्षक धीरे धीरे करके उस समस्या का समाधान करेगा। जैसे ये दोनों को आप कंपेयर करके समझिए तो समझ में आएगा। जैसे आपकी तबीयत खराब है, आपको फीवर है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवा दी, मेडिसिन दिया, आपने मेडिसिन को खाया, 2 टैबलेट खाए, 3 टैबलेट खाए और तुरंत आपको आराम हो गया, तो वो आपका क्या हो गया, निदानात्मक शिक्षण हो गया। कोई समस्या आई और उसका तुरंत ही समाधान हो गया, वो आपका क्या हो गया, निदानात्मक शिक्षण हो गया। ये आपका उपचारात्मक शिक्षण, देखिए ये इससे अलग है। ये उपचारात्मक शिक्षण को आप उपचार से समझिए। कोई आपको कोई बीमारी हो गई, जैसे मान लीजिए कि कोई भी लंबी बीमारी हो गई, जैसे घर में किसी को कैंसर हो गया या कोई भी और भी बीमारी आप जो भी समझ सकते हो, तो कोई भी बीमारी अगर घर में हो गई
तो उसको क्या करेंगे, कैंसर का तुरंत ऐसा तो है नहीं कि मेडिसिन हमने दिया और तुरंत आराम हो गया मेडिसिन खाने के बाद, ये चीजें बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसका उपचार आपको धीरे धीरे चलेगा। पहले आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करेगा, जहां भी आपको पेन है पहले उसकी दवाई देगा, आपने उसकी दवाई खाया, आपको आराम नहीं हुआ, आपका पेन और बढ़ गया, तो क्या करेगा, हो सकता है आपको सीटी स्कैन कराने को कह दे या फिर आपको जो भी चीजें कराने को कहे आपने वो कराया, फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला ये प्रॉब्लम है, कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं, तो बायोप्सी कराने बोलेगा, बायोप्सी कराया। तो इस तरह से इसका प्रोसेस जो होता है लंबा चलता है, इसका उपचार जो होता है धीरे धीरे होता है। तो सेम चीजें आपके उपचारात्मक शिक्षण में है। जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा है, मान लीजिए कि वो पिछड़े बालक, आप पिछड़े बालक को ले सकते हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि सारे बालक आपके क्लासरूम में एक जैसे नहीं होंगे, कोई सृजनात्मक भी होगा, कोई प्रतिभाशाली भी होगा, कोई मंद बुद्धि बालक भी होगा, कोई सामान्य, कोई पिछड़ा बालक, तो अलग अलग टाइप्स के सारे तरह के बच्चे आपके क्लासरूम में होंगे। तो उसी तरह से मान लीजिए पिछड़ा बालक है, उसको क्या करना है, किसी चीज को समझाना है, तो किसी चीज को समझाने के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, किसी चीज को धीरे धीरे समझाओगे। कोई मंद बुद्धि बालक है, आपने क्लास में पढ़ाया तो जरूरी नहीं है कि आपने जो चीजें पढ़ाई हो तुरंत उसको समझ में आ गई हो, वो चीजें तुरंत उसको समझ में नहीं आएगी। तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़े चीजों को समझाना है, और इसका प्रोसेस जो होता है काफी लंबा चलता है। उपचारात्मक शिक्षण आपका काफी लंबा चलता है और निदानात्मक शिक्षण का तुरंत ही आपका उपचार हो जाता है। नेक्स्ट है आपका औपचारिक शिक्षण। ये आपका फॉर्मल टीचिंग होता है, फॉर्मल, क्लियर है। इसमें क्या चीजें होती है, शिक्षण की समस्या का समाधान करने के लिए जब शिक्षक निश्चित प्रक्रमों का प्रयोग करता है, अर्थात शिक्षण की वह प्रक्रिया जहां पर हर चीजें निश्चित होती है। हर चीजों से आप क्या सेंस लगाओगे, जहां पे आपका टाइम भी निश्चित हो, आपका प्लेस भी निश्चित हो, कौन से टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा वो भी निश्चित हो, तो हर चीजें क्या, आपका सिलेबस, आपका जो पाठ्यक्रम है जो आप पढ़ोगे वो चीजें भी निश्चित हो। तो सब चीजें यहाँ पे क्या है, निश्चित है। इस प्रकार की शिक्षण की प्रक्रिया में किसी भी तथ्यों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। आप इसमें किसी भी चीज को अपने से जोड़ नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि टाइम, कॉलेज का टाइम मान लीजिए आपका 10 से 4 है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि कॉलेज हमने सुबह से 6 बजे से खोल दिया और आपको 10 बजे बंद कर दिया। ये चीजें आप अपने मन से नहीं कर सकते हो। तो इसमें कुछ भी आप अपने मन से जोड़ और घटा नहीं सकते हो। जैसे आपका इसमें क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, आपका विद्यालय हो जाएगा, स्कूल हो गया, और आपका पुस्तकालय हो जाएगा। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये चीजें आप फॉलो करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, फॉर्मल एजुकेशन, इसमें हर चीज जो होती है पहले से डिसाइडेड होती है, पहले से निश्चित होती है, और इसमें कुछ भी आप नया जोड़ या घटा नहीं सकते। आपका सिलेबस भी पहले से डिसाइडेड होगा और आपका प्लेस भी पहले से डिसाइडेड होगा, आपके टीचर भी पहले से डिसाइडेड होंगे। तो हर चीजें क्या होगा, पहले से डिसाइडेड होगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनौपचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल टीचिंग या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में किसी भी शिक्षण समस्या के समाधान के लिए जब कभी भी कोई निश्चित प्रक्रम नहीं होता है, अर्थात कहीं भी किसी भी समय किसी भी तरह की आप शिक्षा एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जो है वो ग्रहण कर सकता है। इसमें किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी समय का, ना ही समय का बाउंडेशन होगा, ना ही सिलेबस का बाउंडेशन होगा, किसी भी चीज का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, बिल्कुल फ्री रहते हैं आप, और कहीं पे कोई भी चीज आप सीख सकते हो। इस प्रकार की शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो व्यापक लेवल की होती है, इसको व्यापक लेवल की शिक्षण भी बोलते हैं। और जो ये आपका औपचारिक शिक्षण है ये संकुचित होता है, ये आपका संकुचित होता है, और अनौपचारिक शिक्षा आपकी व्यापक होती है। आप इसमें किसी भी बाउंडेशन में बंधे हुए नहीं रहते, आप फ्री होकर कोई भी चीज कहीं में भी सीख सकते हैं जैसे आपका होता है, और आप इसमें कुछ भी जोड़ और घटा सकते हो, समय भी बढ़ा सकते हो। जैसे आप घर में सीख रहे हो, घर में पूरे टाइम में सीखोगे, 10 बजे आप सोते हो, 12 बजे तक जग के आपने कोई चीज सीख लिया, या फिर खेल के मैदान में खेल रहे हो, तो इसमें किसी भी तरह का
टाइम और बाउंडेशन नहीं है। अब कभी भी कोई भी चीज एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से सीख सकता है। और इसमें जोड़ हम लोग कोई भी चीज जोड़ और घटा सकते हैं। जैसे इसमें आप ले लेंगे आपका घर परिवार हो गया, आपका घर परिवार ले लीजिए, या फिर खेल का मैदान ले लीजिए, ये सब चीजें आएंगी। और तीसरा आपका आता है नेक्स्ट निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल टीचिंग। इसमें क्या चीजें आपकी रहती हैं कि किसी शिक्षण समस्या के समाधान के लिए शिक्षण की वह प्रक्रिया जहां पर कुछ प्रक्रम जो होते हैं निश्चित होते हैं और कुछ प्रक्रम जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसमें क्या रहेगा, कुछ चीजें जो होंगी वो निश्चित रहेंगी और कुछ चीजें आपकी अनिश्चित रहेंगी। इस प्रकार की शिक्षण की प्रक्रिया में वातावरणीय परिस्थितियों के आधार पर शिक्षा को निश्चित या अनिश्चित के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे क्या चीजें हैं, इसमें कुछ चीजें आपकी डिसाइडेड रहेगी, जैसे आपकी दूरस्थ शिक्षा है, पत्राचार शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है। इसमें कुछ चीजें तो आपकी डिसाइडेड है कि आपको पढ़ना है, क्या चीजें पढ़ना है ये आपकी डिसाइडेड है, लेकिन आपको कौन से प्लेस पे पढ़ना है, कौन से टाइम में पढ़ना है और आपको एग्जाम कब देना है, ये सब चीजें कुछ भी डिसाइडेड नहीं रहती। तो इसमें कुछ चीजें डिसाइडेड रहती है और कुछ चीजें पहले से डिसाइडेड नहीं रहती हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, आपकी दूरस्थ शिक्षा आ जाएगी, दूरस्थ शिक्षा लिख सकते हो, पत्राचार शिक्षा लिख सकते हो या प्रौढ़ शिक्षा लिख सकते हो। ये सब आपकी किसमें आएगी, निरौपचारिक शिक्षा में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका अक्सर एग्जाम में आता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो कौन से क्रम में चलती है। देखिए ये तीन आप लोगों का मेन रिलेटेड रहता है एक दूसरे से। तो शिक्षण आप बहुत जगह पे आपको शिक्षण के प्रकार में यही तीनों मिलेगा, ये तीनों ही आपका मेन होता है। तो देखिए जो औपचारिक शिक्षण होता है ये आपको कहाँ पे मिलता है, स्कूल कॉलेजेस में, जहाँ हर चीजें डिसाइडेड रहती है। और अनौपचारिक शिक्षा आपको घर परिवार में मिलता है। निरौपचारिक शिक्षा आपको कुछ भी डिसाइडेड नहीं रहता। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, जॉब करने के साथ भी आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हो। देखिए जो सबसे पहले आता है वो आपका होता है अनौपचारिक शिक्षा, क्योंकि आप सबसे पहले जन्म लेते हो तो किसके कांटेक्ट में रहते हो, अपने घर परिवार के, पास पड़ोस के। तो सबसे पहले आपकी जो शिक्षा आएगी वो कौन सी आएगी, देखिए सबसे पहले आपकी कौन सी शिक्षा आएगी, अनौपचारिक शिक्षा आएगी। उसके बाद आपकी आएगी औपचारिक शिक्षा, उसके बाद आप स्कूल गए, विद्यालय गए, तो ये आपका औपचारिक शिक्षा हो जाएगा सेकंड नंबर पे। और लास्ट में आपका निरौपचारिक शिक्षा आ जाएगा। आप जॉब कर रहे हैं, स्कूल में आप क्लासेस नहीं कर सकते, जो भी प्रॉब्लम आ जाए आपको, तो लास्ट में आपका क्या आएगा, निरौपचारिक शिक्षा। देखिए शिक्षण को आप लोगों को बहुत अच्छे से डीपली शिक्षण के अवस्थाएं क्या क्या है, शिक्षण के स्तर क्या क्या है और शिक्षण क्या है, इस चीज को पूरे डीपली आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया गया है। ये आज हम लोगों की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आप लोगों को पूरे अच्छे से डीपली बताया गया और सिलेबस भी एक्सप्लेन किया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो आप उसको एक बार जरूर से देखिएगा। चलिए ये हो गया आपके शिक्षण के प्रकार। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में शिक्षण विधियों की ओर। मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या क्या मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आगमन विधि, दूसरा है आपका निगमन विधि, नेक्स्ट है आपका संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि, योजना प्रयोजना विधि, निदर्शन प्रदर्शन विधि और एक आपका लास्ट है खेल विधि। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आगमन और निगमन विधियों की। दो विधियों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे और उनका कंपेयर करते चलेंगे तो वो हमको अच्छे से समझ आएगा। देखिए आगमन से आप लोग याद रख लीजिएगा आ जाता है, क्या याद रखेंगे, आ जाता है। निगमन से आप लोग याद रखेंगे निकाला जाता है। इसमें क्या है, निकाला जाता है। क्लियर है, पहले हम लोग दो को समझते हैं। देखिए आपकी आगमन विधि के जो जन्मदाता है वो अरस्तु महोदय हैं।
लेकिन आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि के जन्मदाता जो है वो बेकन महोदय को कहते हैं। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में आया कि आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में आगमन विधि के जन्मदाता कौन है, तो क्या लगा के आएंगे, बेकन महोदय हैं। बेकन आधुनिक समय में, और नहीं तो ऐसे आपके सबसे पहले किसने दिया था, अरस्तु ने। ठीक है। आगमन विधि के अंतर्गत शिक्षक शिक्षण समस्या के समाधान के लिए छात्रों को सबसे पहले विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात उदाहरणों की सहायता से उसका निष्कर्ष निकालता है, जिसमें उसके शिक्षण समस्या का समाधान हो जाता है। इसमें देखिए क्या करता है, सबसे पहले आप बच्चे के सामने किसी तरह का एग्जाम्पल रखेंगे। आपने बच्चे को एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के से आपको क्या करना है, उसके नियम को निकालना है। आपने एग्जाम्पल दिया, पहले 2-3 एग्जाम्पल दिया। जैसे आपने बोला कि राम मरणशील है, फिर श्याम मरणशील है, फिर अतः आपने लिखा राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, अतः सभी व्यक्ति क्या है, मरणशील है। आ जाएगा खुद से आगे, इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कोई भी टॉपिक रहता है खुद से आ जाता है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, हमेशा आगमन विधि में खुद से आ जाएगा। आप कभी भी इसका एग्जाम्पल भी आप देखेंगे तो कोई भी समस्या होगी तो उसका आंसर खुद से आ जाएगा। लेकिन जो निगमन विधि होता है, निगमन विधि में निकाला जाता है। इसमें जैसे आप किससे चलते हैं, इसमें आप विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं और उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। इसमें क्या चीजें हैं, इसमें आप कैसे चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। याद रखिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। और क्या चीजें आपको बताई गई थी, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। और इसमें आप लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। क्लियर है ये आप लोगों का। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, आगमन विधि आपकी एक मनोवैज्ञानिक विधि है, जहां पर किसी कारण का किसी से संबंध हम स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका कार्य कारण संबंध आ जाएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है वो यही है कि इसमें ये खुद से आ जाता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम पहले इसमें उदाहरण देंगे, उदाहरण के बाद आपके नियम आएंगे। प्लस चीजें क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निगमन विधि। निगमन विधि में आप लोगों को क्या बताया गया था, इसको निकाला जाता है। ये जस्ट आपकी आगमन विधि की अपोजिट होती है। निगमन विधि आपकी आगमन विधि की अपोजिट होती है। आप लोग याद रखिएगा, आगमन विधि निगमन विधि की अपोजिट होती है। और क्या चीजें रहती हैं, इसके भी जन्मदाता जो है वो अरस्तु महोदय ही है। इसके भी जन्मदाता कौन है, अरस्तु महोदय है। और क्या चीजें, यह विधि उच्च कार्य की क्षमताओं वाली विधि होती है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी समस्या के लिए शिक्षक छात्रों के समझ से सबसे पहले कोई नियम या सिद्धांत रखता है। शिक्षक क्या करेगा, सबसे पहले कोई नियम या सिद्धांत बता देगा। जैसे बता दिया a+b का होल स्क्वायर, तो इसका तो फॉर्मूला होता है a² + b²। उसके बाद उन्होंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद कोई भी सवाल आया तो उसको इस नियम से सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप क्या जानेंगे कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और आप उसमें क्या देखे थे, वो कैसे चल रहा था, विशिष्ट से सामान्य चल रहा था। और इसमें क्या चीजें हैं, उसमें और क्या चीजें थी, वो उदाहरण से नियम की ओर चल रहा था। पर इसमें क्या चीजें, इसमें पहले नियम आएगा और उसके बाद आपका आएगा उदाहरण। क्लियर है।
और ये आपका वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहा था, लेकिन ये आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर चल रहा है। देखिए ये आपका जो आगमन विधि था ये निम्न स्तरीय बच्चों के लिए, मतलब अगर आप छोटे क्लासेस में पढ़ा रहे हो तो उनके लिए अच्छा है। छोटे क्लासेस में या सरल विषयों को पढ़ा रहे हो तो उसके लिए ये आपका बेस्ट है आगमन विधि। आगमन विधि आपका निम्न स्तरीय कक्षा के बच्चों के लिए और सरल विषयों के लिए ज्यादा उपयोगी है। लेकिन जो आपका निगमन विधि है, निगमन विधि आपकी उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए और आपके कठिन विषयों के लिए है। क्लियर है? निगमन विधि आपकी उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए, उच्च स्तरीय कक्षा के लिए, प्लस आपका किसके लिए है, जो आपके टॉप सब्जेक्ट होते हैं ना उनके लिए है, कठिन विषयों के लिए, कठिन विषयों के लिए। देख लीजिए ये चीजें आपको। फिर आगे हम लोग कौन सा नेक्स्ट विधि कौन सा देखते हैं? नेक्स्ट है आप लोगों का, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं संश्लेषण विधि की ओर। संश्लेषण और विश्लेषण आप दो एक साथ लेके पढ़े, आगमन और निगमन, अब दो को साथ में लेके पढ़ेंगे, संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण को आप याद रखिएगा जोड़ने से, जोड़ना, और विश्लेषण को याद रखिएगा तोड़ना, तोड़ने से इसको याद रखेंगे। संश्लेषण आपका जोड़ना है, विश्लेषण आपका तोड़ना है। तो शिक्षण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के शिक्षण की समस्या के समाधान करने के लिए शिक्षक विभिन्न विभिन्न खंडित तत्वों को जोड़ने की कोशिश करता है। किसी शिक्षण समस्या के समाधान के लिए छोटी छोटी चीजों को शिक्षक क्या करेगा, इसमें जोड़ेगा। ठीक है? संश्लेषण विधि में हम किसकी, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। इसमें किससे किससे की ओर चलते हैं? देखिए पहले हम लोग संश्लेषण विधि को समझते हैं। संश्लेषण विधि का अर्थ क्या बताया गया? जोड़ना। इसमें किससे किसकी ओर चल रहे हैं हम? इसमें छोटे छोटे चीजों को मिला के हम एक, हर छोटी छोटी चीज को हम लोग जोड़ रहे हैं। इसमें हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहे हैं। किसकी ओर चल रहे हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? संश्लेषण विधि में आप क्या कर रहे हैं कि शिक्षक भिन्न भिन्न खंडित तत्वों को क्या कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है किसी शिक्षण समस्या के समाधान के लिए। ये देखिए ये आपकी जो विधि होती है मुख्य रूप से सरल विषयों के लिए और छोटी कक्षा के लिए बनाई जाती है। आप लोग की जो संश्लेषण विधि है ये सरल विषयों के लिए बनाई जाती है और आपकी छोटी कक्षा के लिए, छोटी कक्षा के लिए और आपकी सरल विषयों के लिए बनाई जाती है। आपकी छोटी कक्षा के लिए और सरल विषयों के लिए बनाई जाती है। और इसमें आप लोगों को पहले ही बताया गया कि इसमें क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को जोड़ जोड़ के हम लोग बनाते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका हो गया विद्या धन आलय, क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्या धन आलय क्या हो गया आपका? विद्यालय। विश्लेषण विधि क्लियर है? सॉरी संश्लेषण विधि क्लियर है? संश्लेषण विधि में आप लोगों को क्या किया गया? जोड़ना बताया गया। ये विधि आपकी ज्ञात से अज्ञात सूत्र को फॉलो करती है और ये छोटी कक्षाओं के लिए होती है और सरल विषयों के लिए होती है। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजों को इसमें जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। तो विद्या धन आलय को हमने जोड़ा और क्या बन गया आपका? विद्यालय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि आपका क्या है? इसमें आप लोगों को पहले ही बताया गया क्या चीज? तोड़ना। उसमें जोड़ना बताया गया और इसमें आपको तोड़ना बताया गया। शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत विश्लेषण विधि एक तर्क प्रधान विधि होती है जो उच्च कक्षाओं के लिए होती है। कौन सी क्लास के लिए होती है? उच्च कक्षाओं और चिंतन के लिए होती है और सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन किया जाता है। इस शिक्षण विधि में शिक्षक शिक्षण
विभाजित तथ्यों एवं विषयों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके किसी समस्या का समाधान करता है। जैसे उसको कोई चीज, बड़ा सा पैराग्राफ है या बड़ा सा कोई सेंटेंस है, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में तोड़ के आपको समझाएगा। जैसे संश्लेषण विधि में आप क्या कर रहे थे, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के वो बड़ा चीज बना रहा था। और विश्लेषण विधि का अर्थ है तोड़ना। कोई बड़ा शब्द है उसको तोड़ तोड़ के क्या करेगा, छोटा शब्द बनाएगा। कोई कठिन मीनिंग है उसको तोड़ के वो छोटा मीनिंग करेगा। तो इसमें आपको क्या चीजें हैं, ये आपकी किसके लिए बनाई गई है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए। ये आपकी उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए है, प्लस ये आपकी किस लिए है, तार्किक चिंतन के लिए। आपकी ये तार्किक चिंतन के लिए है। और इसमें कोई कोई कठिन विषयों का यूज करते हैं। जैसे आपका कोई सेंटेंस है, जैसे आप उसी को ले लीजिए फिर से, विद्यालय। विद्यालय हुआ, विद्यालय को तोड़ दिए दो भाग में, क्या बना दिए, विद्या धन आलय। आपको बस याद रखना है, इसमें आपको संश्लेषण विधि में आपको जोड़ना है और विश्लेषण विधि में आपको चीजों को तोड़ना है। आगमन विधि को याद रखिएगा आ जाता है, निगमन विधि आपका निकाला जाता है। चलिए हम नेक्स्ट विधि की ओर बढ़ते हैं, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि को ही हम लोग खोज विधि भी कहते हैं, सर्च टीचिंग। यह अन्वेषण विधि अंग्रेजी में इसको ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है ये ह्यूरिस्को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। किससे हुई है ये, इसकी उत्पत्ति आपकी ह्यूरिस्टिक शब्द से हुई है। ह्यूरिस्टिक के ह्यूरिस्को शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। यह विधि में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है, इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है छात्र की। इसमें शिक्षक जो होता है वो नाम के चलते हैं कि ये निष्क्रिय होता है, तो इम्पोर्टेंट रोल किसका हो गया इसमें, आपका छात्र का। छात्र जो रहेगा इसमें सक्रिय रहेगा। छात्र के सामने खुद से किसी समस्या को हम लोग रखेंगे और छात्र उसका क्या करेगा, समाधान करेगा। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, शिक्षक का कोई रोल नहीं है। जितना भी रोल है, मेन रोल किसका है, छात्र का है। इस विधि में शिक्षक किसी भी छात्र को भी पढ़ाता नहीं है, बल्कि उसको खोजी के रूप में प्रकट करता है। इस शिक्षण विधि में मुख्य रूप से छात्र के समक्ष किसी समस्या को रखा जाता है और उसके बाद छात्र उसका क्या करता है, खुद से समाधान करता है। यह शिक्षण विधि आपकी सूचनात्मक ना होकर आपकी निर्देशात्मक होती है। इसमें आपको सिर्फ शिक्षक को इसमें आपको सिर्फ छात्र को निर्देश देना है कि ये चीज करो, ऐसे करो। इसमें आपको ना ही एक्सप्लेन करना है किसी चीज को, ना ही किसी चीज की सूचना देनी है। बस आप किसी भी समस्या को, कोई भी समस्या जो है वो छात्र के सामने रख देंगे और उस समस्या का समाधान जो है वो छात्र स्वयं से करेगा। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ये तो आप लोग सुने ही होंगे। व्याख्यान विधि, इसमें क्या चीजें कर रहा है, शिक्षक की प्रक्रिया में जब शिक्षक क्या करता है, स्वयं सक्रिय होकर हर चीजों को बताता है। इसमें छात्र जो है वो निष्क्रिय होता है। जैसे अन्वेषण विधि में क्या था, छात्र सक्रिय था और शिक्षक क्या थे, निष्क्रिय थे। निष्क्रिय थे कौन, शिक्षक। लेकिन आपका व्याख्यान विधि जो हो गया ये इसका अपोजिट हो गया। इसमें क्या चीजें हो गई, व्याख्यान विधि में शिक्षक जो है वो सक्रिय रहेगा, शिक्षक आपका सक्रिय रहेगा और छात्र जो है वो निष्क्रिय रहेगा। छात्र आपका निष्क्रिय रहेगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं योजना प्रयोजना विधि। ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, ये कह सकते हैं आपकी योजना प्रयोजना विधि। ये आप लोगों की प्लान मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें क्या चीजें करना है, इसकी जो जन्मदाता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है
और इसके जो जन्मदाता है वो किलपैट्रिक महोदय है। इसके जन्मदाता किलपैट्रिक महोदय है और ये जो है ये सबसे बेस्ट विधि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक की समस्या के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण करके उनको सुव्यवस्थित ढंग से दिखाता है। जैसे आपको किसी चीज की पहले से प्लानिंग करनी है, शिक्षक जो होता है पहले से प्लान, जैसे आप लेसन प्लान बनाते हो, लेसन प्लान बना के क्लास में गए और उसको पढ़े, उसको समझाए, उसको एक्सप्लेन किए, तो वो चीजें सबसे बेस्ट समझी जाती है। इसीलिए आप लोग जब बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं टीचिंग से रिलेटेड, उसमें लेसन प्लान बनाना जरूर सिखाया जाता है। लेसन प्लान आपका क्या होता है कि पहले से आप प्रिपेयर हो जाओ कि आप क्लास में जाके क्या पढ़ाओगे, कौन से टूल्स का यूज करोगे, कौन से चैप्टर को पढ़ाओगे, किस तरह से पढ़ाओगे, तो ये सब चीजें आपको पूरी प्री प्लान होके जानी पड़ती है क्लासरूम में। तो यही आपका क्या हो गया, योजना प्रयोजना विधि। ये क्लासरूम में जाने से पहले आप पूरी तैयारी करके जाते हो, यही आपकी कौन सी विधि है, योजना प्रयोजना विधि है। नेक्स्ट विधि की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निदर्शन प्रदर्शन विधि। निदर्शन प्रदर्शन विधि आपकी क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में किसी शिक्षण समस्या के समाधान के लिए शिक्षक जब स्वयं शिक्षार्थियों के साथ विभिन्न प्रकार के तथ्यों को प्रदर्शित करता है, अर्थात शिक्षक क्लासरूम में गया और तरह तरह की एक्टिविटीज, मतलब शिक्षक के जो हाव भाव होंगे, जैसे हम कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है कि आपका शिक्षक जो हो बहुत कैसा हो, किसी चीज को बहुत निराशा के साथ पढ़ा रहा हो, तो वो चीजें आपकी किस में आएंगी, निदर्शन प्रदर्शन विधि में। देखिए नेक्स्ट है आपका खेल विधि, प्ले मेथड। इसमें क्या, ये मेन रूप से आपके छोटे बच्चों को क्लासेस में चलती है। तो इसमें खेल में आपको क्या करते हो, किसी बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हो, जैसे खेल में बच्चों को कोई गेम सिखा दिए, खेल में बच्चों को गिनती करना सिखा दिए, खेल में बच्चों को टेबल सिखा दिए, काउंटिंग करना सिखा दिए। तो ये सब क्या है, मेन रूप से ये छोटे बच्चों की क्लासेस के लिए है। तो देखिए ये आप लोगों को शिक्षण विधियां पूरी तरह से कवर हो गई है। मेथड ऑफ टीचिंग, अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसको आपको फिर से बता दिया जाएगा या अगली क्लासेस में उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गया होगा, शिक्षण के प्रकार भी आपका क्लियर हो गया होगा, प्लस आपके शिक्षण विधियां जो है ये क्लियर हो गई होगी। बाकी उसमें पहले वीडियो में मैंने शिक्षण होता क्या है उसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से, प्लस आपको इस शिक्षण की अवस्थाएं क्या है और शिक्षण के लेवल क्या चीजें हैं, शिक्षण के स्तर क्या है, ये चीजों को आपको पूरी डीपली बताया गया है। प्लस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, आपको क्या चीजें इसमें पढ़नी है, वो चीजों को आपको अच्छे से पहली वीडियो में बताया गया है। तो बाकी आगे की क्लासेस में कल बताती हूँ आप लोगों को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।